गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग मटेरियल कंट्रोल चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें कल हमने जो उसका पहले का वीडियो पढ़ा वो उसमें हमने मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। किस तरीके से फॉर्मूले कैलकुलेट करके लगा के मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए, क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं वो बताया था। अब हम उसके आगे का देखते हैं। ABC एनालिसिस प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ABC। जिस तरीके से भंडार विभाग अधिकतम स्टॉक, न्यूनतम स्टॉक या औसत स्टॉक निकाल के औसत सामग्री के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, उसी तरीके से एक टेक्निक है ABC टेक्निक, यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक। इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू भी कंट्रोल रखा जा सकता है। जैसे ए का मतलब है यहाँ पे, यानी आप ABC 3 अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे। ए सेगमेंट में आप उन आइटम्स को डालेंगे जो काफ़ी मूल्यवान हैं या महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए वो आइटम या वो सामग्रियाँ जो मूल्यवान हैं और उपयोगी हैं, यानी कॉस्टली और इम्पॉर्टेंट है, उनको आप ए कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ए वाला। सेकंड है बी। बी में लेस कॉस्टली एंड इम्पॉर्टेंट आइटम्स आएंगे, लेस देन ए, यानी आपने जो ए कैटेगरी में डाले हैं जिन आइटम्स को, जो कि अधिक मूल्यवान है और उपयोगी है, तो ऐसी सामग्री जो ए कैटेगरी से कम मूल्यवान और कम उपयोगी है वो आप बी कैटेगरी में डालेंगे। सी में डालेंगे आप वेरी लेस वैल्यूएबल आइटम्स, यानी जो कम महत्वपूर्ण और कम मूल्यवान हो, जो कभी कभी काम में आते हों या जिनकी अधिक उपयोगिता नहीं हो, वो आइटम्स आप सी में डालेंगे। तो इस तरीके से आप ABC, तो आप क्या करेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे, ABC अलग अलग ग्रुप बना लेंगे और जो सामान ए में आएगा वो ए में, जो बी में आएगा बी में, सी में डाल देंगे। तो इस तरीके से आप मूल्यवान चीज़ों का अलग से रिकॉर्ड रख पाएंगे, कम मूल्यवान का अलग से। तो इस तरीके से हर एक सामग्री का अपना अलग अलग तरीके से उनके नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपकी, ये ABC एनालिसिस हो गया। ये जो बता रही हूँ मैं, ये 2-2 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ ABC एनालिसिस प्लान या ABC तकनीक क्या है। सेकंड है FSND, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, FSND। अब यहाँ पे F का है, देखिए F यानी फास्ट कंज्यूमिंग आइटम। जैसे हमने ABC एनालिसिस में 3 कैटेगरी बनाई थी, यहाँ पे हम 4 कैटेगरी बनाएंगे, एक FSND नाम से। F में हम वो आइटम रखेंगे जो बहुत जल्दी उपयोग में आ रहे हैं, ताकि ये हमें पता चल सके कि जितनी जल्दी जो आइटम उपयोग में आ रहा है, दोबारा उसको ऑर्डर भी उतनी जल्दी करना पड़ेगा, और वो सामग्री हमें कितने दिनों में उपलब्ध हो पा रही है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम्स के ऊपर नियंत्रण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनकी स्टॉक में, यहाँ पे भंडार में कमी ना हो पाए, स्टोर में। तो जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको, जो पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वुडन चेयर का, लकड़ी की चेयर अगर आप बनाए तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ जो है वो है लकड़ी। तो आपके पास लकड़ी का एक सफिशेंट, उचित आपके पास स्टोर में उसका स्टॉक रहे, तो इसके लिए आपको उसको F कैटेगरी में डालना पड़ेगा। उसके बाद है स्लो, ऐसे आइटम जो धीरे उपयोग में आते हैं, कम उपयोग में आते हैं, जो जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है, वो आप डालेंगे किस में? S में। जैसे कि आपको बाद में, जब आपका फर्नीचर को आप एक शेप दे देंगे लकड़ी को, तो आपको उनको जोड़ने के लिए कीलों की, स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप की चीज़ें जो है आप किस में डालेंगे? S वाले में, जो बाद में और कम काम आएंगी। N में डालेंगे वो आइटम्स जो F और S के बीच के हों, यानी न तो जो बहुत जल्दी उपयोग में आते हों और न जो बहुत धीरे उपयोग में आते हों, यानी एवरेज, औसत उपयोग में आने वाली सामग्री को आप किस में डालेंगे? N में। N यानी नॉर्मल, सामान्य, जिनकी उपभोक्ता दर जो है, उपभोग करने की जो दर है वो सामान्य है। D यानी डेड और डोरमेंट, यानी ये वो सामग्री है जो कभी काम में कभी या ना के बराबर जिसको काम में लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ज़रूरत, जैसे मशीन का तेल हो गया यहाँ पे आपके, है ना, जिस मशीन का जो ऑयल है, अब मशीन्स पे प्रोडक्शन होता है, उनके मेंटेनेंस के लिए ऑयल वगैरह होते हैं, ये किस में डालेंगे? ये कभी कभी काम में आएंगे, कम काम में आएंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल काम में नहीं आएंगी, तो वो अगर आपके पास है तो किस में डालेंगे आप उसको? डी वाली कैटेगरी में। अब डी वाली कैटेगरी में आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो फास्ट कंज्यूमिंग आइटम है एफ़ कैटेगरी के, वो तो फटाफट काम में आते जा रहे हैं, उनका स्टॉक आता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। एस वाले भी नॉर्मल है, एस वाले भी जो स्लो चलते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एन वाले भी जो है
वो नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं। अब डी वालों पे ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो वेस्ट आइटम्स हैं या जो कम काम में आने वाले आइटम्स हैं वो हम डी में डालते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट वालों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो डी डिपार्टमेंट का स्टॉक है कहीं वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अनुपयोगी चीज़ें जो है अगर वो आपके पास आपके स्टोर में ज़्यादा रहेंगी तो एक तो जगह घेरेंगी, पैसा ब्लॉक, उनको ख़रीदने में जो पैसा लगाया वो वेस्ट हुआ होगा। तो डी में एक तरीके से अनुपयोगी चीज़ें आती है, तो आप भंडार विभाग की ये जिम्मेदारी कि वो डी कैटेगरी वालों में जो स्टॉक है, डी कैटेगरी का जो स्टॉक है वो न्यूनतम रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आइटम्स को अलग अलग वर्गीकरण करके अलग अलग कैटेगरीज में डाल के उन पे हम ज़रूरत के हिसाब से ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी VED क्लासिफिकेशन। VED वेद क्लासिफिकेशन। वी मीन्स वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट, ऐसे आइटम हम इसमें डालेंगे जो अत्यंत आवश्यक हैं, ज़रूरी है उत्पादन के लिए। ई में असेंशियल यानी ज़रूरी। डी में डिज़ायरेबल यानी इच्छित। जैसे हमने अभी अलग अलग कैटेगरीज करी हैं, बाकी जो अभी उससे पहले पढ़े उसी तरीके से इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं VED। तो ई में असेंशियल वाले डाल देंगे आप, वी में आप वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट वाले डाल देंगे। उन पुर्जों को रखा जाता है इसमें जिनके बिना उत्पादन संभव ना हो, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो। अब अगर मान लीजिए सिलाई की कोई फैक्ट्री जहाँ पे कपड़े वगैरह सिले जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वहाँ पे? मशीन तो चलो एक अलग चीज़ हो गई है। ये जो VED है ये स्पेयर पार्ट्स का क्लासिफिकेशन है, मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ इस PPT में। VED क्लासिफिकेशन जो होता है वो पुर्जों का होता है। VED क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, पुर्जों का। अब पुर्जे यानी जो मशीन तो पुर्जा नहीं, जैसे मशीन अगर सिलाई मशीन की हम बात करें तो सिलाई मशीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पुर्जा कौन सा होगा? मशीन की सुई, क्योंकि अगर मशीन की सुई ही नहीं होगी तो हम कुछ सिलाई नहीं कर सकते, तो उत्पादन चालू नहीं होगा। तो वी कैटेगरी में हम उन पुर्जों को रखते हैं जिनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। ई फॉर असेंशियल, तो इनके बिना उन पुर्जों को हम रखते हैं, उन स्पेयर पार्ट्स को हम रखते हैं जिनके बिना उत्पादन तो संभव है, लेकिन उनके ना होने पर आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होगी। यानी कि असेंशियल, ज़रूरी, यानी वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अभी जो सिर्फ मैंने आपको दिया मशीन का तेल। अब मशीन का तेल नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपको उत्पादन नहीं होगा, यानी कपड़े तो हम सिल सकते हैं, लेकिन अगर मशीन ख़राब चल रही है और हम उसमें तेल डाल देते हैं तो उससे सिलाई अच्छी आती है, कपड़ा अच्छे से सिलने में आता है, कम समय में अच्छे से कपड़ा सिलने में आता है। तो आप क्या करेंगे, मशीन के तेल को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? असेंशियल वाली में। तो आपकी जो असेंशियल वाली कैटेगरी है वो उन चीज़ों को लाएगी जो आपका उत्पादन तो नहीं रोकती लेकिन उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करती है, तो वो आपके ई वाले में आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो लास्ट है आपकी डी फॉर डिज़ायरेबल, यानी ये वो पुर्जे, वो स्पेयर पार्ट्स आप इसमें रखेंगे जिनके होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मशीन्स होती हैं, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, उनका जो कवर है, अब अगर आप कवर नहीं करते हैं तो उससे उत्पादन पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रखते हैं तो जो लाइफ है मशीन की वो बढ़ जाएगी, उसको मेंटेनेंस पे खर्चा कम आएगा, धूल मिट्टी कम जमेगी। तो डी में डिज़ायरेबल वाली कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जिनके होने न होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनको किया जाता है, इनको यूज़ में लिया जाता है तो इससे उनकी जो लाइफ है मशीन्स की, वो पुर्जों की, वो बढ़ जाती, मेन मशीन्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो VED जो क्लासिफिकेशन है आपका वो स्पेयर पार्ट्स का है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका जस्ट इन टाइम अप्रोच, JIT विचारधारा, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। जस्ट इन टाइम अप्रोच में हम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें जो सामग्री आई उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जस्ट इन टाइम अप्रोच जो है उसमें आप एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखेंगे, यानी कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में ख़त्म होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वो कम समय में काम हो जाए। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच समय की बचत और किस गतिविधि से, किस क्रिया से, यानी क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है, किस क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है सामग्री के ऊपर। किसी क्रिया में अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो उसको बचा के हम इसको जस्ट इन टाइम अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। इसको ज़ीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, ZIPS भी कहा जाता है। जो अभी हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें अलग अलग अगर आपसे पूछी जाती तो 2-2 नंबर में पूछी जाएंगी, अगर एक साथ पूछी जाएंगी तो आपसे 4 नंबर में पूछी जा सकती हैं, या फिर जो पूरा प्रोसेस है इसका इन्वेंट्री कंट्रोल का, मटेरियल कंट्रोल का, जो हमने कल पढ़ा और आज का पढ़ा, वो मिला के पूरा आपका 20 नंबर का
एक क्वेश्चन बनता है। तो इन चीज़ों को आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और आप सुनते सुनते जो रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे उसमें जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको अपने ओन वर्ड्स में आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे।